हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? एंड आई होप कि आपने जो लास्ट परमुटेशंस का टॉपिक था यू हैव डन इट। बड़ा सिंपल था, फैक्टोरियल्स को ही मैनिपुलेट करना था। सो आज हम कर रहे हैं परमुटेशंस की नेक्स्ट वीडियो। लेके आए हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है जी, तो पहले पढ़ते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है, उसमें दो मेन प्रिंसिपल आते हैं। एक आता है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन जिसको हम FPM बोलते हैं, और एक आता है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन जिसको हम बोलते हैं FPA। ठीक है, क्लियर? अब जो ये FPA और FPM है, पहले इसको समझते हैं कि ये चीज़ क्या है। सपोज अगर मेरे पास, मैंने आपको बोला परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है कि इफ़ यू हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, सो उनको सिलेक्ट करने का या उनको इन अ मल्टीपल वेज जो है अरेंज करने के जो वेज हैं उनको काउंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परमुटेशन या कॉम्बिनेशन। ठीक है, सपोज मेरे पास इवेंट है। इवेंट मीन्स एन एक्शन विच इज़ गोइंग टू बी हैपन। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, सपोज मेरे पास इवेंट है A, B, C एंड D। ठीक है, अगर सपोज इवेंट ए होने के ठीक है M वेज है, और इवेंट अगला जो नेक्स्ट इवेंट है उसके होने के, सपोज B होना है अगला इवेंट। ठीक है, तो उसके होने के कितने वेज हैं, मतलब वो कितने तरीक़ों से किया जा सकता है, सपोज N वेज से। ठीक है, सो अगर मैं कहूँ कि इवेंट A के आफ्टर इवेंट B अक्कर करेगा। ठीक है, सो टोटल वेज अगर मैं दोनों के इकट्ठे करूं, टोटल वेज आपके क्या बनेंगे, A के वेज इंटू N के वेज। ठीक है, सो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसको एग्जाम्पल से पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। सपोज मैं मान लेती हूँ कि मेरी एक क्लास है। ठीक है, से क्लास 12th। इस क्लास 12th में आई हैव 20 बॉयज़ एंड से 21 गर्ल्स। ठीक है, मैं दो केसेस ले रही हूँ। पहला केस कि मैंने पहले एक लड़का चूज़ करना है और एक लड़की चूज़ करनी है फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव। से फर्स्ट एग्जांपल क्या है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए एक लड़का और एक लड़की चूज़ करनी है। सो कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, आप पहले कॉन्सेप्ट को समझिए क्या है। मेरे पास 1 से लेके 20 तक बॉयज़ हैं, 1 से लेके 21 तक क्या हैं, गर्ल्स हैं। ठीक है, सो कौन से कॉम्बिनेशन या कौन सी आपके पास ऑप्शन बन सकती है वो देखो। अगर मैं बॉय का रोल नंबर 1 चूज़ करूं, ठीक है, सो बॉय 1 के साथ इनमें से कोई भी एक गर्ल जो है क्लास रिप्रेजेंटेटिव बन सकती है। तो गर्ल्स क्या हैं, 21 इनके साथ, इनमें से कोई भी इसके साथ सिलेक्ट हो सकती है फॉर रिप्रेजेंटेटिव। इसी तरह अगर मैं बॉय रोल नंबर 2 लूँ तो उसके साथ भी कितने कॉम्बिनेशंस हैं गर्ल्स के, 21 सॉरी। ठीक है, एंड सो ऑन। और अगर बॉय नंबर विद रोल नंबर 20 लूँ तो उसके के साथ भी कितनी गर्ल्स अटैच हो सकती हैं फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, 1 से लेके 21 तक। ठीक है, क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि जब आप एक बॉय चूज़ करते हो, वी डोंट नो कि इनमें से कौन सा बॉय आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए चूज़ करोगे। सो एक बॉय के लिए आपके पास कितनी ऑप्शंस हैं, 20 ऑप्शंस। ठीक है, इनटू उसके बाद आपने एक गर्ल चूज़ करनी है। ठीक है, तो इनटू करेंगे कितने टोटल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स के, जिसमें एक बॉय और एक गर्ल हो। ठीक है, और सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हो। ठीक है, सो गर्ल्स को चूज़ करने के कितने वेज हैं, 21। यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्यों हुई, क्योंकि एक बॉय चूज़ कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट वी आर चूजिंग 1 गर्ल। दूसरी चीज़, बॉयज़ टोटल कितने हैं, 20 में से ये देख रहे हैं। इसी तरह गर्ल्स कितनी है, 21, तो 21 में से चॉइस कितनी है, 21। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। ये कॉन्सेप्ट है बॉयज़ एंड गर्ल का। अगर मैं कहूँ कि क्लास में से 2 रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने हैं, ठीक है, इट कैन बी इधर बॉयज़, इट कैन बी इधर गर्ल्स। सपोज सेकंड केस ले लूँ, हो सकता है टोटल मेरे पास कितने बच्चे हैं, 20 बॉयज़ एंड 21 गर्ल्स।
अब मैंने 2 रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने हैं। इट इज़ नॉट मैंशनड कि दोनों बॉयज़ होने चाहिए, दोनों गर्ल्स होनी चाहिए, गर्ल्स एंड बॉयज़ होने चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। सो मेरे पास जो चॉइस है पहले ऑप्शन पिक करने की, वो टोटल स्टूडेंट्स हैं। इट कैन ईदर बी बॉय और ईदर बी गर्ल। सो टोटल स्टूडेंट मेरे पास कितने बचे, 41। सो पहला जो स्टूडेंट मैं क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करूँगी वो 41 में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। 41 इसका मतलब मेरे पास पहला बच्चा चूज़ करने के लिए क्लास में जब आप खड़े होकर देखते हो सब बच्चों को, तो इसका मतलब आप 41 बच्चों को देख रहे हो, उनमें से आपने एक बच्चा क्या है निकाल लेना है। तो आपके पास कितनी चॉइसेस हैं जब आप सामने देख रहे हो, 41 क्लास में चॉइसेस हैं, ठीक है। उनमें से एक बच्चा आपका निकल गया, ठीक है। इंटू मतलब जब एक बच्चा आपने क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए निकाल लिया, उसको साइड पे खड़ा कर दिया, अब दोबारा से जब आप क्लास के ऊपर नज़र लगाओ तो आपको कितने बच्चे नज़र आ रहे हैं, 40, ठीक है। इसका मतलब जब एक बार क्लास में से सारे बच्चों में से एक बच्चा आपने निकाल लिया तो अब कितने बच्चे नज़र आ रहे हैं, 40। सो अब आपके पास कितनी चॉइसेस हैं अगला क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने के लिए, 40, ठीक है। सो 1 इवेंट के बाद इमीडिएट अदर इवेंट हो रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन। इसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। क्लियर है? आई होप आपको एग्जाम्पल से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। हाँ जी, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। हाँ जी, अब देखते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। ये क्या होता है कि अगर आपके पास 2 इवेंट्स हैं, ठीक है, इवेंट इज सम एक्शन गोइंग टू बी हैपन, ठीक है, जो अक्कर करने लगा। सो इवेंट्स हैं। सो अगर 2 इवेंट्स में से ईदर ऑफ एन इवेंट क्या है, हैपन होगा, ठीक है। दोनों 1 बाय 1 दोनों के होने के चांसेस नहीं हैं, सिर्फ कोई एक होगा। तो हम उनके इवेंट्स के जो वेज होते हैं, सपोज इस इवेंट के अक्कर होने के m वेज हैं, बी इवेंट अक्कर होने के क्या वेज हैं, n वेज हैं। तो इसका मतलब मेरे टोटल वेज क्या बनेंगे, m+n, बीच में क्या है और, ठीक है। सो यहाँ a इवेंट अक्कर होगा या b इवेंट अक्कर होगा, ठीक है जी। क्लियर है? सपोज इस एग्जाम्पल को हम इस कॉन्सेप्ट को हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सपोज मैंने एक रिप्रेजेंटेटिव क्या करना है, चूज़ करना है, ठीक है। मेरे पास 30 बॉयज़ है, से 25 गर्ल्स हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके टीचर खड़े हैं, ठीक है जी। क्लियर है? सो जब उन्होंने चूज़ करना है तो या तो वो इन 30 बच्चों में से, इन 30 बॉयज़ में से एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव चूज़ कर सकते हैं या इनमें से, ठीक है। सो दोनों में से उन्होंने 2 चॉइसेस नहीं करनी, ठीक है। तो दे हैव टू मेक 1 चॉइस, ईदर दे कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम बॉयज़ और दे कैन सिलेक्ट अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम गर्ल्स, ठीक है। क्लियर? सो इनके पास क्या है, अगर उन्होंने बॉय चूज़ करना है फॉर अ क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, बॉयज़ को सिलेक्ट करने के वेज क्या हैं, 30, ठीक है। मतलब 30 बॉयज़ में से कोई एक आपकी ऑप्शन हो सकती है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं गर्ल्स को सिलेक्ट करने के वेज क्या हैं, टोटल कितनी गर्ल्स हैं, 25। सो टोटल ऑप्शंस आपके पास क्या हो गई, 25 गर्ल्स में से अगर कोई एक सिलेक्ट करना है, पर इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो आप बॉयज़ में से सिलेक्ट करोगे या आप गर्ल्स में से सिलेक्ट करोगे। सो टोटल वेज क्या आएंगे। अब हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन दोनों में और है, और का मतलब एडिशन, ये याद रखना है आपने, ठीक है। और मीन्स एडिशन, ईदर ऑफ 1, ठीक है। सो जहाँ पे किसी एक के होने का ऑप्शन आपको नज़र आ रही है तो वहाँ पे उनके वेज में एडिशन चलेगी। सो टोटल वेज आपके पास क्या हो गए, कोई एक बच्चा चूज़ करने के 55, ठीक है। सो इनमें से कोई एक इवेंट अक्कर हो रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस कि मल्टीप्लिकेशन में एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट अक्कर हो रहा है, एक के होने के बाद तो मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। एडिशन में क्या होता है, ईदर 1 इवेंट और द अदर इवेंट विल अक्कर। तो हम क्या करते हैं, जितने उनकी चॉइसेस होती हैं इवेंट के अक्कर होने के वेज हैं, उनको आपस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है। अब इन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल के साथ।
तो फर्स्ट एग्जांपल देखिए क्या लिखा है, अ कॉइन इज टॉस्ड 4 times एंड आउटकम्स आर रिकॉर्डेड, हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर पॉसिबल। ठीक है, वो कहता है मेरे पास एक कॉइन है, ठीक है, सपोज उसके ऊपर एक हेड है और उसकी एक साइड क्या है, टेल। एक ही कॉइन है, उसके दोनों साइड से, ठीक है। उसको टॉस किया। जब आप पहली बार उसको सपोज कितनी बार टॉस किया, 4 times, ये टाइम्स हैं, ठीक है। इवेंट अक्कर हुई, पहले इवेंट 1 हुआ, इवेंट अक्कर होने का मतलब कॉइन इज टॉस्ड। यहाँ पे इवेंट क्या है, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, ठीक है, क्लियर। सो वन आफ्टर एन अदर कितने इवेंट्स हुए हैं, 4 इवेंट्स हुए हैं। सपोज अगर मैं इस एग्जाम्पल को आपको पहले सिर्फ ये बताऊं कि सपोज 2 बार मैंने कॉइन को क्या किया, टॉस किया। सपोज जब मैंने पहली बार कॉइन को टॉस किया तो हो सकता है टेल आ जाए या हो सकता है हेड आ जाए, ठीक है, क्लियर। अब किसका मतलब कितने आउटकम्स आ सकती हैं, आउटकम्स कितनी होगी, 2 हो गई। आउटकम्स मतलब या तो टेल आएगा या क्या आएगा, हेड, ठीक है। इसी तरह उसी कॉइन को दोबारा उठाया और फिर मैंने क्या किया, टॉस, तो क्या हुआ, इवेंट नंबर 2 अक्कर किया, ठीक है। तो यहाँ पे भी टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे भी कितनी आउटकम्स हैं, 2 आउटकम। अब यहाँ पे इवेंट 1 के आफ्टर क्या हुआ है, इवेंट 2। तो यहाँ पे इवेंट 1 में नंबर ऑफ वेज मीन्स नंबर ऑफ आउटकम्स हेयर। तो यहाँ पे आउटकम्स कितनी हैं, 2 इनटू टोटल आउटकम्स वो पूछ रहा है, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर पॉसिबल। सो 2 इंटू क्या बनेंगी, सेकेंड इवेंट की आउटकम्स कितनी है, 2, तो टोटल आंसर क्या है, 4। ये 4 आउटकम्स का मतलब क्या है कि हो सकता है पहला टेल आए, पहली बार आपने कॉइन टॉस किया, टेल आए, अगली बार कॉइन टॉस किया, फिर क्या आया, टेल, ठीक है। या हो सकता है पहली बार हेड आया, अगली बार क्या आ गया, सेकंड बार किया तो टेल। हो सकता है पहली बार क्या आए, टेल, अगली बार क्या आए, हेड आ जाए। हो सकता है दोनों बार टॉस करने पे क्या आए, हेड। ऐसा हमने ट्रुथ टेबल काइंड ऑफ कुछ किया हुआ था, वैसा ही ये कुछ ही है, ठीक है। सो 2 चॉइसेस इसकी हैं, 2 चॉइसेस इसकी हैं, टोटल इनमें से कोई भी एक इवेंट अक्कर कर सकता है, ठीक है। इसका क्या मतलब, या दोनों ट्वाइस में टेल आ रहा है या टेल हेड आ रहा है या हेड टेल या हेड हेड, ठीक है। सो टोटल आंसर आपका क्या बन गया, 4, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। हाँ जी, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। अब मैंने क्या है, 4 लेटर्स को यूज़ करके एक वर्ड बनाना है, उसका मीनिंग है कि नहीं कोई मैटर नहीं करता। विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रोज़। रोज़ में कितने वर्ड्स हैं, 4 लेटर्स हैं, ठीक है। सो इन्हीं 4 लेटर्स को यूज़ करके आपने क्या बनाना है, एक वर्ड बनाना है, ठीक है। वेयर द रेपिटेशंस ऑफ लेटर्स इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। इसका मतलब लेटर्स की रेपिटेशन अलाउड नहीं है। हाँ जी, अब आप देखिए कि मेरे पास कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं। यहाँ पे मेरे पास 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। सो पहले मैं इसकी जगह पे इन चारों में से कोई एक लेटर रखना चाहती हूँ, ठीक है। आप पहले इन कॉन्सेप्ट्स को समझिए, एक बार आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस क्लियर हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत जल्दी आप कैच करोगे, ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, तो प्रोबेबिलिटी भी आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे मैं आर भी लिख सकती हूँ, या मैं ओ लिख सकती हूँ, या मैं एस लिख सकती हूँ, या मैं ई लिख सकती हूँ। इट मीन्स जब मैं फर्स्ट लेटर चूज़ कर रही हूँ किसी भी एक पोजीशन के लिए, तो उसके लिए मेरे पास कितने वेज हैं, 4 वेज। इन चारों में से कोई एक चूज़ कर सकते हो, ठीक है जी, क्लियर है। जब एक चूज़ कर लिया, मान लो कोई भी चूज़ किया, उससे कोई मैटर नहीं करता। सपोज़ मैंने एक चॉइस कर ली, सो अब मेरे पास कितनी चॉइसेस बच गई, 3, ठीक है। अब इस पोजीशन के लिए मैंने इन तीनों में से कोई एक चूज़ करना है यहाँ पे रखने के लिए, ठीक है। सो पॉसिबल कॉम्बिनेशन इस तरह से निकलते। तो यहाँ कितनी चॉइसेस हो गई, 3, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे भी लेटर आ गया, यहाँ पे भी लेटर आ गए, और लेटर्स रिपीट नहीं होने उसने कहा है। मैं ये नहीं कर सकती कि यहाँ पे भी आर लिख दूँ, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है, और सारे लेटर्स क्या हैं, डिफरेंट है। सो चारों में से जब मैंने एक चूज़ कर लिया,
तो 3 बच गए। तीनों में से जब फिर एक चूज़ कर लिया तो क्या बच गए, सपोज़ कोई 2 बच गए। अब इन दोनों में से कोई एक यहाँ आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब यहाँ पे मैं O और S में से कोई भी एक रख सकती हूँ। तो कितनी चॉइसेस है यहाँ के लिए, 2, ठीक है। सो जो भी एक आपने चूज़ कर लिया, एक लास्ट बचा, तो वो ऑब्वियसली आपके पास कोई चॉइस नहीं है, तो इसका मतलब चॉइस क्या है, 1। एक ही बचा, वही आपने लगा दिया। ये इवेंट्स क्या हो रहे हैं, वन आफ्टर एन अदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फार्मूला लगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और आपका आंसर क्या आया, 24 वेज। आप ध्यान से देखो इनको, तो वैसे भी इसका आंसर क्या बनता है, 4 फैक्टोरियल। ये क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, सो दिस इज़ 4 फैक्टोरियल, इसका आंसर बन रहा है। तो आप ओ लिख के RSESREERSESR इस तरह से कुछ भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हो, ठीक है जी। SER, ठीक है, और ES, ठीक है। ये किससे बने, सिर्फ O को यूज़ करके। इसी तरह आप R को यूज़ करके, E को यूज़ करके इस तरह से मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, ठीक है। सो वो सारे मैक्सिमम कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, 24 वेज हैं, जिसमें आप या 24 वर्ड्स ऐसे होंगे जो आप रोज़ से बना सकते हो, जिनके मीनिंग है या नहीं, और विदाउट रिपीटिंग एनी लेटर, ठीक है जी। क्लियर है। सो पहले समझने में कॉन्सेप्ट को प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड इट डायरेक्टली, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब वो कहता है कि गिवन 4 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। सपोज मेरे पास रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू 4 फ्लैग्स हैं, ठीक है। सो नंबर ऑफ फ्लैग्स मेरे पास क्या है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट कलर कितने हैं, 4। हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ़ अ सिग्नल रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ 2 फ्लैग्स, ठीक है। अब मैंने एक सिग्नल बनाना, ठीक है, वो कहता है 2 फ्लैग्स 1 बिलो द अदर। तो सिग्नल में यहाँ पे एक फ्लैग लगा, एक फ्लैग यहाँ पे लगा। इट मीन्स इन चारों में से एक फ्लैग यहाँ लगा देंगे, जो 3 बच जाएंगे उनमें से एक फ्लैग यहाँ लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है। सो वो क्या कह रहा है कि मैंने सिर्फ इन चारों में से 2 फ्लैग चूज़ करने हैं, ठीक है जी। क्लियर है। सो पहले अगर मैं ऊपर वाला सिग्नल बना रही हूँ, ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे आपके क्या ऑप्शंस आ सकती हैं, 4, ठीक है जी। और डिफरेंट सिग्नल्स बनाने हैं दैट कैन बी जनरेटेड, ठीक है। अब जब आपने इनमें से एक फ्लैग ले लिया, ठीक है, तो अब आपके पास कितने फ्लैग बच गए, हाँ जी, 4 फ्लैग्स दिए हैं। 4 में से एक फ्लैग यहाँ पे आ गया। सो यहाँ पे फ्लैग लाने की आपके पास कितनी चॉइसेस है, 4। आप ब्लू, येलो, ग्रीन, रेड कोई भी यहाँ ला सकते हो। जब एक यहाँ पे आ गया तो यहाँ सेकंड प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस बच जाती हैं, 3, एनी 3, ठीक है, कोई भी 3 आपकी बच सकती हैं, ठीक है। क्लियर है। सो उन 3 में से यहाँ पे एक फ्लैग आएगा, तो यहाँ की कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, सो फर्स्ट फ्लैग, नंबर ऑफ वेज ऑफ फर्स्ट फ्लैग ऑफ चूजिंग फर्स्ट फ्लैग कितने हैं, 4। नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग सेकंड फ्लैग कितने होंगे, अब चारों में से एक निकल गया तो कितने फ्लैग रह गए, 3। तो अगले 3 में से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। देयरफॉर टोटल सिग्नल्स जो बनेंगे वो कितने होंगे, 4 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है जी। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखते हैं। फॉर अ ग्रुप फोटोग्राफ 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स स्टैंड इन अ लाइन। मेरे पास 3 क्या हैं, लड़के, ठीक है, और 2 क्या हैं, लड़कियाँ, ठीक है, एक लाइन में खड़े हैं। इन ऑल पॉसिबल वेज, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि बॉयज़ के साथ बॉयज़ हों, गर्ल्स के साथ गर्ल्स हों। सो अगर मेरे पास एक ये लाइन है, ठीक है, सो पहला बच्चा जो मैं यहाँ पे खड़ा करूँगी वो इन 5 में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे खड़ा करते हैं, ठीक है। जब एक बच्चा यहाँ खड़ा हो गया, फिक्स हो गया, तो यहाँ पे लिए कितनी चॉइसेस हैं, 5। 5 में से कोई एक आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हो,
ठीक है। जब एक बच्चा यहाँ सिलेक्ट हो गया तो बाकी जो आपके पास रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बचे, ठीक है, उनमें से आपने एक चूज़ करना है। तो आपके पास चॉइसेस कितनी बच गई? 4, ठीक है। जब आपने 2 बच्चे चूज़ कर लिए तो आपके पास चॉइसेस कितनी बच गई? 3। इसी तरह जब आपने 3 बच्चे सिलेक्ट कर लिए तो इनमें से सिर्फ कितने बच्चे बच गए? 2। वी डोंट नो वेदर इट इज़ अ गर्ल और अ बॉय। सो अब चॉइसेस कितनी हैं? अगले के लिए 2 और लास्ट में एक ही बच्चा बचेगा, वो हमने कहाँ बिठा दिया? लास्ट सीट पे। सो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज इसके हिसाब से देखूँ तो क्या बन रहे हैं? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर है? सो आप चेक कीजिए, ये 120 वेज बनते हैं जिसमें आप एक फ़ोटोग्राफ खींचने के लिए बच्चों को किसी भी ऑर्डर में इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है? हाउ मैनी फोटोज़ कुड बी टेकन इफ़ ईच फ़ोटो कॉरस्पॉन्ड्स टू द ईच अरेंजमेंट। इसका मतलब कि कितनी ऐसी फ़ोटोज़ होंगी जिसमें ये डिफरेंट जगह पे खड़े होंगे। तो ये आंसर बेटा कितना आएगा? 120 वेज होंगे जिनमें आप बच्चों को अलग अलग जगह पे खड़े कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है? आई होप आपको ये समझ में आ रहे हैं। क्या पढ़ें, देखिए क्या दिया हुआ स्टेटमेंट में। हाउ मैनी 3 डिजिट्स इवन नंबर, मतलब इवन नंबर बनाना है पर उसमें कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स, या से मान लो कि मेरे पास एक बकेट या कुछ बकेट दी हुई है, बास्केट दी है, उसमें ये 5 नंबर पड़े हैं। ठीक है, क्लियर? अज्यूमिंग दैट रेपिटेशन अलाउड और रेपिटेशन नॉट अलाउड। ठीक है, अब 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है और नंबर यूज़ क्या करने हैं? ये वाले नंबर। ठीक है, क्लियर? और वो नंबर होना क्या चाहिए? इवन नंबर। ठीक है, सो ये मेरा कौन सा प्लेस होता है? यूनिट प्लेस। ये कौन सा प्लेस है? टेंस प्लेस। और ये कौन सा प्लेस है? हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है जी, क्लियर है? सो मैंने इन तीनों जगह पे कुछ लेटर्स रखने हैं। ठीक, अगर वो कुछ नहीं बोलता कि किसके ऊपर इवन है कि ऑड है, तो यहाँ पे भी कोई नंबर आ सकता है, यहाँ पे भी कोई भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे भी कोई नंबर आ सकता है। बट क्योंकि उसने इवन नंबर बोला है तो ये वाली जगह पे 1 और 5 नहीं आ सकते, क्योंकि अगर यहाँ 1 और 5 आएंगे तो जब यूनिट प्लेस आपका 1 या 5 देगा, पीछे जो मर्जी हो, ये नंबर क्या बनेंगे? ऑड। ठीक है, इट मीन्स यूनिट प्लेस के ऊपर अगर मैंने इवन नंबर बनाना है तो मेरे पास चॉइसेस सारी नहीं हैं। ठीक है, सो यूनिट प्लेस के ऊपर मैं सिर्फ क्या रख सकती हूँ? इन दोनों में से 2,4। ठीक है, ताकि नंबर क्या बने? इवन। क्योंकि अगर आपका यूनिट प्लेस का डिजिट इवन होगा तो नंबर डेफिनेटली क्या होगा? इवन। ठीक है, क्लियर है? सो इसका मतलब चॉइसेस फॉर यूनिट प्लेस कितनी है? 2। ठीक है, या मैं 2 ला सकती हूँ या 4, नंबर ऑफ वेज क्या है? इन दोनों में से कोई एक यहाँ आ सकता है। ठीक है, जब आपने टोटल आपके पास 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, 5 में से कोई एक, इन दोनों में से चाहे कोई एक जब यहाँ ला दिया, सो बाकी आपके पास कितनी चॉइसेस बच गई? 4 चॉइसेस। उन 4 में से यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है। सो टेंस प्लेस के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं? कितनी चॉइसेस हैं? यहाँ पे चॉइसेस लिखना है पूरा। चॉइसेस फॉर 10th प्लेस इज इक्वल टू हाउ मैनी? 4। ठीक है, 4 में से 4 आपके पास डिजिट बच गए, उनमें से कोई भी यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो यूनिट प्लेस पे भी आपने एक डिजिट रख दिया, टेंस प्लेस पे भी रख दिया। सो 5 में से 2 तो निकल गए, क्योंकि हमने कौन सा करना है? रेपिटेशन। यहाँ पे जो हम सम कर रहे हैं ये कौन सा केस है? रेपिटेशन नॉट अलाउड। हम नंबर को दोबारा से रिपीट नहीं कर रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? हर बार नया नंबर ले रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर है? सो यहाँ पे जो 100th प्लेस है उसके लिए क्या चॉइसेस बच गई? सिर्फ 3। ठीक है, सो देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर आर कितने? पहले हमने यूनिट प्लेस चूज़ किया, फिर हमने 10th प्लेस चूज़ किया, फिर मैंने 100th प्लेस चूज़ किया, तो कितना बना? 24। ये कौन सा केस है? व्हेन रेपिटेशन इज़ नॉट अलाउड।
ठीक है जी, क्लियर। अब हम कर रहे हैं केस व्हेन रेपिटिशन इज़ अलाउड। हाँ जी, रिपीट करने का मतलब जैसे मेरे पास 3 डिजिट नंबर है तो मैं 2 3 बार लिख सकती हूँ, 2 चाहूँ तो 2 बार लिख सकती हूँ, 2 चाहूँ तो एक बार भी ना यूज़ करूँ। ठीक है, तो रेपिटिशन का ये मतलब है। ठीक है, क्लियर है। अब आप देखिए यूनिट प्लेस के लिए अभी भी मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, चेक कीजिए। 1 2 3 4 5 और वो कह रहा है कि मैंने इवन नंबर बनाना है, तो पिक करो कौन सा लाओगे यूनिट प्लेस पे। तो आप कौन कौन को देखोगे, सिर्फ 2 नंबर्स कौन से देखोगे, 2 एंड 4, क्योंकि उनमें से ही कोई एक कहाँ लाएंगे यूनिट प्लेस पे, ताकि नंबर क्या बने, इवन। सो यूनिट प्लेस के लिए जो आपके पास चॉइसेस हैं वो कितनी है, 2। या ऐसे लिख सकते हो यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड यूज इन 2 वेज। ठीक है, सिमिलरली अब टेंस प्लेस कैन बी फिल्ड इन डैश वेज। डैश वेज क्यों, अब क्योंकि रेपिटिशन अलाउड है। सो मैं कहती हूँ कि मेरे पास 5 नंबर हैं, 2 मैंने यूनिट प्लेस पे रख भी दिया, 2 रख दिया या 4 एक रख भी दिया, तो भी यहाँ पे मैं इन 5 में से फिर दोबारा से कोई भी यूज़ कर सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ कितनी चॉइसेस बच गई, 5। ठीक है, सो यहाँ पे कितने वेज हो गए, 5। रेपिटिशन अलाउड है मतलब वो वर्ड आप या वो लेटर जो अभी हमने यूनिट प्लेस पे लिखा वो आप दोबारा से टेंस प्लेस पे भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, अब है कि जो आपका 100th प्लेस है दैट कैन बी फिल्ड इन, यहाँ पे भी क्या है, रेपिटिशन अलाउड है, तो 5 में से कोई भी लेटर आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे भी चॉइसेस क्या हैं, 5। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट even numbers using 1 to 5 are with repetition है, कितने बनेंगे, ये 2 ये 5 इंटू 5, यहाँ पे 1 इवेंट के बाद अदर इवेंट अक्कर कर रहा है। सो टोटल हमारे पास कितने ऐसे नंबर बन गए, 50 नंबर्स बनेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देख रहे हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है हाउ मैनी नंबर्स कैन बी देयर बिटवीन 100 to 1000। 100 से लेके 1000 तक कितने ऐसे नंबर्स हैं जिनके ऊपर एग्जैक्टली क्या हो, 1 जो है 1 पोजीशन के ऊपर 7 हो। तो ये 7 जो है यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है। सो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब वो कह रहा है कि जो 7 है वो सिर्फ एक पोजीशन पे आएगा। ठीक है, सो मेरे पास चॉइसेस क्या है फॉर 7। ठीक है, कौन कौन सी हैं, या मैं इसको यूनिट प्लेस पे लिख लूँ, या इसको मैं कहाँ पे लिखूँ, 10th प्लेस पे, या मैं इसको कहाँ पे लिखूँ, 100th प्लेस पे। ठीक है, या तो ऐसे करके कुछ नंबर बनाऊँ, या का मतलब और मीन्स प्लस, या कुछ इस तरह करके नंबर बनाऊँ, और या कुछ मैं इस तरह करके नंबर बनाऊँ। मेरी बात समझ में आई। सो मेरे पास कितने केस बने, 3 केस बने। एग्जैक्टली 1 का मतलब सिर्फ एक ही जगह 7 है, बाकी जगह 7 नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है। और नंबर 3 डिजिट हैं क्योंकि 100 से लेके 1000 के बीच के नंबर हैं, इसलिए मैंने 3 प्लेसेस ली। अब देखते हैं केस 1, ये जो हमने बनाया इसी को देख रहे हैं। व्हेन 7 इज प्लेस्ड एट यूनिट पोजीशन। ठीक है, इस केस में 10th पोजीशन के लिए क्या चॉइस है, कितने नंबर ऑफ डिजिट्स आ सकते हैं, कोई भी जो भी नंबर ऑफ डिजिट्स के लिए चॉइसेस कितनी है। अब ये तो उसने बोला नहीं, ठीक है, कि यहाँ पे आपने कौन से फिक्स नंबर लेने, इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हो सकती है, डिजिट आना है ना। डिजिट क्या है, 0 से लेके 9 तक। 7 ने हमने चूज़ नहीं करना, 0 से लेके 9 तक आप चेक करो तो आपके कितने नंबर बनते हैं, 0 से लेके 9 तक 10 नंबर। इन 10 नंबर्स में से 7 मैंने लगाना नहीं क्योंकि मैंने सिर्फ एक जगह यूज़ करना है। इट मीन्स ना यहाँ 7 आएगा या नहीं, ना यहाँ 7 आएगा। सो 10th प्लेस के ऊपर यहाँ पे 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 8 9 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, सो मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसका मतलब 10th प्लेस के लिए जो मेरे पास डिजिट की चॉइसेस हैं कितनी हैं, 9। ठीक है, क्लियर है। अब देखें क्या
कि 100th प्लेस पे मैं क्या लगा सकती हूँ। हाँ जी, 100th पोजीशन ये वाली पोजीशन है। अब यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, सो 0 यहाँ पे अलाउड नहीं है, 7 यहाँ पे अलाउड नहीं है। 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट्स हैं, ठीक है। उनमें से 0 100 प्लेस पे आ जाएगा तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं होती, तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा। इसलिए आपने ध्यान रखना है कि किसी भी नंबर के लास्ट में हमने 0 नहीं लगाना, ठीक है, क्लियर है। सो इसका मतलब 100 प्लेस के लिए ना 0 की चॉइस है ना 7 एज ए चॉइस है। सो 0 से लेके 9 तक टोटल 10 है, उसमें से 0,7 कम कर दूं तो मेरे पास चॉइसेस कितनी बच गई, 8 डिजिट्स की। सो यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं, 8, ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, तो यहाँ पे अगर मैं ये वाला केस लूँ तो टोटल चॉइसेस क्या हो गई, 1 यूनिट प्लेस के लिए तो कोई चॉइस ही नहीं है क्योंकि हमने 7 लिख दिया उसकी जगह पे, तो 7 चॉइस नहीं है। 7 मीन्स कि वहाँ फिक्स है कि 7 है, तो उसके लिए कोई चॉइस नहीं है। तो चॉइस किसके लिए है, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन के लिए, ठीक है। सिमिलरली केस 2 देखो, केस 2 कहता है कि मेरा 10th प्लेस पे क्या है, 7 है, तो 7 फिक्स है, 7 यहाँ आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ आपका कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है। इसका मतलब यूनिट प्लेस के लिए कितनी चॉइसेस है, 0 से लेके 9 तक, माइनस क्या है 7, 7 हमने एक्सक्लूड कर देनी है, यहाँ नहीं लगाना। 0 से 9 तक कितने नंबर हैं, 10, 10 में से 7 माइनस किया, मतलब एक नंबर माइनस किया, तो कितनी चॉइसेस बच गई, 9। इसका मतलब इस पोजीशन के ऊपर मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9, टोटल 9 में से कोई भी ऑप्शन लगा सकती हूँ, ठीक है जी, क्लियर है। अब कौन सा प्लेस आ गया, सिर्फ 100th प्लेस रह गया। अब 100 प्लेस पे एक 0 नहीं आना, एक 7 नहीं आना, रेपिटिशन के बारे में उसने कोई बात ही नहीं की। सो 0 और 7 के अलावा सारी चॉइसेस आ सकती है, तो यहाँ पे भी क्या आ गया, 8, ठीक है जी, क्लियर है। सो टोटल मेरे पास वेज क्या बन गए, 72, 9 इंटू 8 इंटू 1, ठीक है। 7 लिख देना, 7 का मतलब यहाँ पे 7 क्या है, फिक्स्ड है, सो यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, यहाँ सिंगल चॉइस है 7। हाँ जी, ठीक है जी, तो दोनों में 72 आ गया दोनों केसेस में। अब करते हैं लास्ट केस, ठीक है, कि जब 7 मेरा क्या है, 7 इज एट, जब 7 मेरा क्या है, 100 प्लेस के ऊपर है, देन चॉइसेस फॉर यूनिट प्लेस कितनी होंगी, 7 के अलावा। हाँ जी, अब इस केस में हमने क्या किया, 100 फिक्स कर दिया फर्स्ट प्लेस के ऊपर, सॉरी 100th प्लेस के ऊपर। सो चॉइस ऑफ यूनिट प्लेस पे 0 से लेके 9 तक एक्सेप्ट 7 कोई भी नंबर आ सकता है, तो 10 चॉइसेस ये हैं, उसमें से एक चॉइस कम हो गई, तो यहाँ पे चॉइसेस कितनी बची, 9, ठीक है। सिमिलरली चॉइसेस एट 10th प्लेस, ठीक है। सो यहाँ पे वर्ड्स की रेपिटेशन अलाउड है, यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ 7 जो है वो बर्बाद नहीं आ सकता, इसलिए जो 7 की चॉइस है वो हटा दी। अब यहाँ पे भी देखिए 10th प्लेस के ऊपर यहाँ पे कोई भी नंबर आ गया 0 से 9, तो यहाँ पे भी 0 से 9 कोई भी नंबर आ सकता है, बस 7 हटा देना उसमें से। सो टोटल चॉइसेस थी 10, 10 में से 7 की चॉइस हट गई, कितनी बच गई, 9 चॉइसेस। तो टोटल मेरे पास बच्चे यहाँ पे कितनी चॉइसेस बच रही हैं, 81 चॉइसेस, ठीक है। सो यहाँ तो क्या होगा, आपका ये वाला केस होगा, या आपका ये वाला केस होगा, या आपका ये वाला केस होगा। अब यहाँ और है ना, सो और का मतलब टोटल नंबर ऑफ, अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स पॉसिबल, तो वहाँ पे और लगेगा, क्या आएगा, पहला केस 1 वाले में क्या थे, आंसर 72, केस 2 में भी आंसर कितना था, 72, प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि क्या है, और मीन्स एडिशन, ठीक है। सो यहाँ पे बन गया आपका 144 प्लस 81, दैट इज इक्वल टू 225 वेज, ठीक है। सो देयर आर 21 to 25 ways in which these digits with exactly 1 7 at one place is possible। हाँ जी, यहाँ पे सम को पढ़ते हैं, क्या कहता है कि हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट मतलब अलग अलग तरह के कुछ भी ऑब्जेक्ट्स हैं, मान लो n डिफरेंट बॉल्स हैं, और कहता है कि मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं,
उन डिफरेंट बॉल्स को या डिफरेंट n ऑब्जेक्ट्स को हमने इन बॉक्सेस में इस तरह से डालना है कि कोई भी बॉक्स खाली नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक बॉक्स में सारे हो जाएं और दूसरा बॉक्स क्या हो जाए, नील हो जाए। ठीक है, तो वो कहता है कि ढूंढो आपकी कैसे कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इन दो बॉक्सेस में डाल सकते हो सो दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। ठीक है, क्लियर है। अब सपोज मेरे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैंने बनाए हैं O1, O2, O3 एंड ON। यहाँ पे मेरे पास क्या है, दो बॉक्सेस हैं। अब ये O1 यहाँ पे लेके आए आप, यहाँ पे पर्सन है, उसको बोला जहाँ दिल करता है उस बॉक्स में ये बॉल डाल दो, हम देते जा रहे हैं आपको। सो वो इन दोनों को देख रहा है, इन दोनों में से किसी एक में डालेगा। इसका मतलब O1 या तो बॉक्स 1 में गया या बॉक्स 2 में गया। इट मीन्स O1 की कितनी चॉइसेस हैं, 2। इसी तरह जब O1 डल गया तो मैंने क्या डलवाया, उसको बोला कि O2 डाल अब तू। सो जब वो O2 डालेगा तो उसको फिर 2 बॉक्स नज़र आ रहे हैं। सो O2 के बॉक्स 1 या बॉक्स 2 में जाने के में से कोई एक में जाएगा तो कितनी चॉइसेस हैं, 2। सिमिलरली वो सारे बॉक्स डालता जाएगा और जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पकड़ाते जाओगे वो देखता जाएगा बॉक्स 1 में डालूं या 2 में, और दोनों चॉइसेस में से किसी एक में वो डाल रहा है। इसका मतलब अगर आपने n ऑब्जेक्ट्स बॉक्सेस में डालने हैं, सो हर ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, 2। सो कितने ऑब्जेक्ट्स थे, n ऑब्जेक्ट्स थे। सो इसका मतलब 2 × 2 × 2 अप टू n टाइम्स। ठीक है, क्लियर। सो कैसे लिखेंगे इसको, सिंस फॉर ईच ऑब्जेक्ट मैं जनरल लिख लेती हूँ OI, वी हैव बॉक्स 1, बॉक्स 2 एज चॉइसेस, दैट इज वी हैव 2 एज चॉइसेस। देयरफॉर टोटल चॉइसेस, टोटल वेज इन विच I for 1 to n सारे ऑब्जेक्ट्स विल बी पुट इन द बॉक्सेस आर, कितने बने, 2 × 2 × 2 अप टू n टाइम्स, दैट इज 2n। ठीक है, क्लियर है। सो टोटल 2n आपके पास क्या बन गए, टोटल अरेंजमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ वेज। अब उसने एक और बात की है कि हमने कोई भी बॉक्स खाली नहीं छोड़ना। ठीक है, सो इन जो टोटल नंबर ऑफ वेज है उनमें एक वे होगा कि ये वाला बॉक्स भरा हुआ है, ये खाली है, या ये वाला बॉक्स खाली है और ये वाला क्या है, भरा। सो ये 2 चॉइसेस ऐसी हैं जो हमने कैंसिल करनी है, ये हमें नहीं चाहिए। मतलब ना तो बॉक्स 1 खाली करें ना बॉक्स 2 खाली करें। सो हम क्या लिखेंगे, सो नंबर ऑफ वेज सो दैट नो बॉक्स इज एम्प्टी। सो द नंबर ऑफ वेज so that no box is empty is equal to total number of ways minus 2 choices। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बना, फाइनल आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट सम देखते हैं। हाँ जी, ये सम देखते हैं, क्या कहता है, हाउ मैनी नंबर प्लेट्स ऑफ व्हीकल्स। एक व्हीकल की जो नंबर प्लेट होती है, ठीक है, वो कहता है ऐसी हमने प्लेट्स बनानी है, कैन बी मेड इफ इंस्क्रिप्शन। अब ये सम देखते हैं। हाँ जी, अब ये सम पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है, हाउ मैनी नंबर प्लेट्स ऑफ व्हीकल्स। ये मैंने अपनी तरफ से प्लेट बनाई है, ठीक है, कि व्हीकल प्लेट्स हमने बनानी है, तो कितनी, वो कहता है नंबर ऑफ प्लेट्स ऐसी बनेगी इफ़ इंस्क्रिप्शन ऑन ईच कंटेन्स, जो हर प्लेट आप बना रहे हो उस हर प्लेट के ऊपर 2 क्या हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब पहली 2 पोजीशंस, ठीक है, क्या है, इंग्लिश लेटर्स, बाय 4 डिफरेंट डिजिट्स। उसके बाद क्या हैं, 4 डिजिट्स हैं। सो यहाँ पे क्या लग रहे हैं, डिफरेंट डिजिट्स, रेपिटिशन नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे उसने 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोले हैं तो यहाँ पे रेपिटिशन अलाउड हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि ऐसी कितनी नंबर प्लेट्स पॉसिबल है। ठीक है, सो करते हैं इस सम को, इसको इरेज करती हूँ पहले। हाँ जी, अब आप देखिए कि सपोज़ मेरे पास कितने प्लेसेस हैं, 4 प्लेसेस हैं, इनके ऊपर 0 से लेके 9 तक डिफरेंट डिजिट्स लगने हैं। ठीक है जी, क्लियर है।
ये जो पहली दो प्लेसेस है यहाँ पे ए से लेके जेड तक इंग्लिश अल्फ़ाबेट लगने हैं, पर उसने ये नहीं बताया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट डिफरेंट होनी चाहिए कि नहीं। तो मैं क्या अज्यूम करी हूँ, रेपिटिशन अलाउड। ठीक है, सो मैं क्या करी हूँ, फर्स्ट प्लेस पे क्या है आपके के पास चॉइसेस, फॉर फर्स्ट प्लेस चॉइसेस ऑफ अल्फ़ाबेट्स कितनी है, 26। ठीक है, ये फर्स्ट प्लेस है। अब सेकंड प्लेस पे भी क्या लगाना है, फॉर सेकंड प्लेस चॉइसेस ऑफ अल्फ़ाबेट्स क्या है, 26। ठीक है, सो अल्फ़ाबेट टोटल जो हम लगा सकते हैं पॉसिबल वो कितने हैं, 26 इंटू 26। ठीक है जी, क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, ये 4 पोजीशंस है, इनके ऊपर हमने डिजिट्स लगाने हैं और डिफरेंट लगाने हैं, पर ये अलाउड नहीं है। ठीक है, क्लियर। सो पहले मैं इनके ऊपर टोटल निकाल रही हूँ कितने पॉसिबल इसकी चॉइसेस बनती हैं। सो अगर मैं फर्स्ट प्लेस डिजिट देखूँ तो वहाँ पे मेरे ज़ीरो से लेके 9 तक मैं कुछ भी लगा सकती हूँ। यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू का कोई ज़्यादा वो कॉन्सेप्ट नहीं है। सो यहाँ पे 4 डिफरेंट डिजिट्स बनाने हैं तो 0 कैन बी अलाउड हियर। सो पहली पोजीशन पर 10 चॉइसेस हैं। ये जो सेकंड पोजीशन बन रही है आपकी डिजिट्स में, इसके लिए आपके पास कितनी चॉइसेस बच गई, 10 में से 1 चला गया। रेपिटेशन अलाउड नहीं है क्योंकि उसने डिफरेंट बोले हैं, तो अगले के लिए क्या होगा, 9 होगी। ठीक है, और अगला जो लास्ट होगा थर्ड पोजीशन होगी, थर्ड प्लेस होगा। ठीक है, वहाँ पे रेपिटेशन, वहाँ पे कितने नंबर होगा, वहाँ पे चॉइसेस कितनी है, 8। इसी तरह जो फोर्थ पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, उस पर कितनी चॉइसेस हैं, 7। सो टोटल जो डिजिट्स हमारे बनेंगे वो कितने बनेंगे, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ प्लेट्स, ठीक है, कितनी बनेंगी, 26 इंटू 26 इन दोनों की चॉइसेस, इंटू यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं, 10, यहाँ पे कितनी चॉइसेस हैं, 9। इस पोजीशन के लिए क्या चॉइसेस थी, 8। इस पोजीशन के लिए क्या चॉइसेस हैं, 7। अब वो कहता है 2 इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स बाय 4, बाय मतलब उसके बाद 4 क्या है, डिफरेंट डिजिट्स लग रहे हैं। अगर डिफरेंट डिजिट्स लग रहे हैं तो डेफिनेटली रेपिटेशन है ही नहीं, तो इसको हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर अगर उसने लिखा होता बाय 4 डिजिट्स एक्सेप्ट दिस, ठीक है, फिर मैं हर एक के लिए कितनी चॉइसेस लेती, उस केस में 10 इंटू 10 इंटू 10, पर एक ऐसी जहाँ पे चारों रिपीट नहीं हो सकते, वो वाली चॉइस इसमें से माइनस कर देती, तो आंसर मेरा बनता कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको मैं मल्टीप्लाई करती 26 इंटू 26। सो आपने पहले देखना है कि उसने पूछा क्या है। अब इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है दैट विल बी योर आंसर। ठीक है जी, सो आई एम नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई इट, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 19 इंटू 56 यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, आई होप कि जो हमने ये सम किया वो क्लियर है आपको। हाँ जी, इसी वीडियो का लास्ट सम कर रहे हैं जी, इस टॉपिक का लास्ट सम कर रहे हैं, पढ़ते हैं इसको क्या कहा है उसने। अ मिंट प्रिपेयर्स मेटेलिक कैलेंडर स्पेसिफाइंग मंथ्स, एक कैलेंडर है उसमें क्या क्या दिया हुआ है, मंथ दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, डेट्स दी हैं, ठीक है, और डेज दी हैं, ठीक है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड सो ऑन। ठीक है, और वो क्या है, वो जो कैलेंडर है उसमें क्या है, ऐसे ऐसे शीट्स हैं। सो ये जनवरी के लिए, ये फरवरी के लिए, ये मार्च के लिए। सो हर कैलेंडर में कितनी ऐसी शीट्स हैं, 12 शीट्स हैं। ठीक है, क्लियर है। अब वो पूछ क्या रहा है, क्या कहता है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फेब्रवरी कैलेंडर्स, ठीक है, शुड इट प्रिपेयर टू सर्व ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ द फ्यूचर ईयर। मैंने एक फरवरी का कैलेंडर बनाना है, ठीक है, तो वो कहता है ऐसे कितने फरवरी के कैलेंडर होंगे जो फ्यूचर ईयर्स के लिए पॉसिबली यूज़ हो सकते। ठीक है, हमने मंथ, डेट्स एंड डे दिए हैं, ईयर नहीं दिया उसके ऊपर। सो आपको पता है कि मंथ्स और ईयर्स जो हैं आपके कई बार रिपीट होते हैं। अगर मैं संडे को
आपका जो स्टार्टिंग डे है वो कहाँ से हो, 1 फरवरी क्या हो, संडे हो सकती है, या आपकी 1 फरवरी कहाँ से शुरू हो सकती है, मंडे से, या आपकी 1 फरवरी कहाँ से शुरू हो सकती है, ट्यूसडे से, या वेडनेसडे से, या थर्सडे से, या फ्राइडे से, या सैटरडे से। जब भी आप मंथली कैलेंडर बनाते हो तो फर्स्ट ऑफ दैट डे से शुरू करते हो। कब से, फरवरी का बनाना है तो यहाँ 28 आएंगे, यहाँ 1 से लेके 29 तक आएंगे। हो सकता है 1 फरवरी को संडे हो सकता है 1 फरवरी को मंडे हो सकता है 1 फरवरी को ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे हो। अगर आपका इस तरह से आप देखो तो कितने कैलेंडर बन रहे हैं, 7। ये क्या है, जब आपकी कैलेंडर के ऊपर जो डेट आ रही है ना वो कहाँ तक आ रही है, 1 से लेके 28 तक। ऐसे ही कितने और कैलेंडर बनेंगे, ऐसे ही 7 कैलेंडर बनेंगे इन्हीं मंथ्स और डेज के साथ, पर उसमें टोटल नंबर ऑफ डेज क्या होंगे, 29, मतलब लीप ईयर कि संडे को 1 डे आ रहा है पर उसमें डेज क्या है, 28 की जगह पे 29। इसी तरह हो सकता है मंडे को 1 फरवरी आ रहा है पर उस दिन 28 से हो सकता है 29 हो, इसी तरह एंड सो ऑन। ठीक है जी, क्लियर है। सो इट मीन्स कि मेरे पास तो इस प्रॉब्लम को हमने लिखना कैसे है, हमने लिखना है फॉर लीप ईयर वी हैव 7 choices of day, that is Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday for 1st of February। ठीक है, ठीक। एंड फॉर नॉन लीप ईयर वी हैव 7 choices ऑफ डेज। ठीक है, जैसे हमने ऊपर दिए थे। ठीक है, फॉर 1st of February। ठीक है, देयरफॉर पॉसिबल नंबर ऑफ February calendars can be for future years can be 7 + 7 = 14। ठीक है, अगर ये मंथ जो आपको दिया है ये फरवरी ना होके जनवरी वगैरह होता तो मेरे पास कितने ऑप्शंस होते, सिर्फ 7 होते। ठीक है, सो आपने पहले सम पढ़ना है, ठीक है, फिर उसको ध्यान से करना है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, इस वीडियो के लिए ही बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ। स्टडी हार्ड, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।